हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। हमारा जो आज का सेशन है वो मॉडल टेस्ट पेपर है, यानी पूरे पूरे 50 प्रश्नों का ये सेट है। ये पिछले वर्षों का लिया गया प्रश्न पत्र है। बहुत ही शानदार सेशन हो रहा है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बहुत ही शानदार ये 50 प्रश्नों का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन का ये सेशन। आर्मी अग्निवीर मॉडल टेस्ट पेपर 2022। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कंबाला दौड़ एक पारंपरिक भैंस दौड़ निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की जाती है? कंबाला दौड़, ये दौड़ निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। ए तेलंगाना, बी केरल, सी तमिलनाडु और डी कर्नाटक। भैंसों का ये दौड़ है और ये पारंपरिक रूप से कर्नाटक में आयोजित होती है। तो जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पे। प्राइम मेरिडियन डैश डिग्री मेरिडियन पर स्थित है। बताइए कितने डिग्री पर है प्राइम मेरिडियन? ऑप्शन ए 90, बी 180, सी 60 और डी 0 यानी कि 0। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 0 यानी कि 0। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री मेरिडियन पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान डैश है, यानी कहाँ है, कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने है। ए मानवल कुरुचि, बी गौरी विदानूर, सी वासी और डी जादूगुड़ा। तो सही आंसर है ऑप्शन डी जादूगुड़ा। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर ये परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ। चौथे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से रहती है। बताइए कहाँ रहती है? मुख्य रूप से डैश डैश में रहती है। ऑप्शन ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी मिजोरम और डी मेघालय। तो सही आंसर है ऑप्शन डी मेघालय। खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से मेघालय में रहती है। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तीसरे नंबर का प्रश्न चलते हैं 5वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए कहाँ? ऑप्शन ए दिल्ली, बी सूरत, सी कोलकाता और डी बॉम्बे। तो सही आंसर है ऑप्शन डी बॉम्बे। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। डी बॉम्बे बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? ए मसूरी, बी दिल्ली, सी ऊटी और डी शिमला। तो सही आंसर है ऑप्शन ए मसूरी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। आपकी 1 नंबर परफेक्ट है। बढ़ते हैं हम 7वें प्रश्न की तरफ। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल है। ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन डी 6 साल। दोबारा पढ़ता हूँ। ए इनमें से कोई नहीं, बी 2 साल, सी 5 साल और डी 6 साल। तो सही आंसर है डी 6 साल। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल है 6 साल। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर को कहा जाता है? ए सरहिंद नहर, बी यमुना नहर, सी इंदिरा गांधी नहर और डी ऊपरी बारी दोआब नहर। तो सही आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर को कहते हैं इंदिरा गांधी नहर। चलिए देखिए 9वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ए चांद बीबी, बी रजिया सुल्तान, सी नूरजहां और डी बेगम हजरत महल। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, रजिया सुल्तान।
दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी? ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। चलिए 10वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी कोयम्बटूर और डी बेंगलुरु। मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी चेन्नई। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन बी चेन्नई, मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए 11वें नंबर के प्रश्न में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन धौलाधार श्रेणी की एक महत्वपूर्ण जनजाति है? निम्नलिखित में से कौन धौलाधार श्रेणी की एक महत्वपूर्ण जनजाति है? ए लेप्चा, बी गद्दी, सी थारू और डी ओबोरो। तो सही आंसर है ऑप्शन बी गद्दी, बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर परफेक्ट है। बढ़ते हैं 12वें नंबर के प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे? ए अवंती, बी गांधार, सी कोसला और डी मगध। तो सही आंसर है सी कोसला। बुद्ध के जीवन से जुड़े राज्य कौन से हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी कोसला। चलिए 13वें नंबर के प्रश्न पे देखते हैं। वह हवा जिसमें पूरी क्षमता से नमी होती है? ए सापेक्षिक आर्द्रता, बी विशिष्ट आर्द्रता, सी पूर्ण आर्द्रता और डी संतृप्त हवा। तो सही आंसर है ऑप्शन डी संतृप्त हवा। बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 14वें की तरफ। 14वें नंबर का प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कर्नाटक के मणिपाल में किस बैंक का मुख्यालय स्थित है? ए कैनरा बैंक, बी सिंडिकेट बैंक, सी कॉरपोरेशन बैंक और डी विजया बैंक। तो सही आंसर है सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक अब सिंडिकेट बैंक ना रह के हो गया है ये कैनरा बैंक। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी सिंडिकेट बैंक। चलिए बढ़ते हैं 15वें नंबर के प्रश्न पे। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में तूफानी हिंदू के रूप में किसकी प्रशंसा की गई थी? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी गौतम बुद्ध और डी स्वामी विवेकानंद। तो सही आंसर है ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर परफेक्ट है, स्वामी विवेकानंद ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं 16वें नंबर का प्रश्न। तांबे का गलनांक डैश होता है, बताइए कितना होता है? ए 1085 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 1036 डिग्री सेल्सियस और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए 1085 डिग्री सेल्सियस। तांबे का गलनांक 1085 डिग्री सेल्सियस। 17वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच इतना से कम होता है, बताइए कितने से कम होता है? ऑप्शन ए 7, बी 5.5, सी 8 और डी 10। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 5.5। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। दांतों की सड़न 5.5 पीएच से कम होता है जब मुंह का पीएच तो होने लगता है। चलिए देखते हैं 18वां प्रश्न। इच्छु शर्करा यानी कि केन शुगर का आणविक सूत्र है, बताइए क्या है? ऑप्शन ए H2CO3, ऑप्शन बी C12H12, H22 और O11, C6H12O6 और ऑप्शन डी H2C2O, H2C2 4। तो सही आंसर है ऑप्शन बी C12H22O11। सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 19वें की तरफ। अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने के कारण होता है। अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। एक कम वायुमंडलीय दाब, बी अत्यधिक सर्दी, सी उच्च वायुमंडलीय दबाव और सी इनमें से कोई नहीं।
तो सही आंसर है ए, ऑप्शन ए, कम वायुमंडलीय दबाव। अधिक ऊंचाई पर जाने से नाक से खून निकलने लगता है, क्या कारण है? कम वायुमंडलीय दबाव। चलिए देखते हैं 20वें नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक ईंधन है? ए लकड़ी का कोयला, बी कोयला, सी इनमें से कोई नहीं और डी पेट्रोलियम। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, कोयला। बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर परफेक्ट है। चलिए 21वें नंबर का प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन रक्त परिसंचरण में मदद करता है? ए इनमें से कोई नहीं, बी लिम्फोसाइट्स, सी मोनोसाइट्स और डी ब्लड प्लेटलेट्स। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट्स, रक्त परिसंचरण में मदद करता है। चलिए 22वें नंबर का प्रश्न देखिए। प्रकाश संश्लेषण अधिकतम डैश में होता है? ऑप्शन ए नीली रोशनी, बी सफ़ेद रोशनी, सी लाल रोशनी और डी हरी रोशनी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, लाल रोशनी। बिल्कुल करेक्ट है, प्रकाश संश्लेषण अधिकतम लाल रोशनी में होता है। चलिए 23वें नंबर पर चलते हैं। 23वें नंबर का प्रश्न ये रहा। सांसारिक दूरियों को मापने के लिए सही इकाई कौन सी है? ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी किलोमीटर और डी प्रकाश वर्ष। तो सही आंसर है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, सांसारिक दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष। चलिए 24 नंबर के क्वेश्चन यानी 24वें नंबर पे, वनस्पति विज्ञान डैश 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 का अध्ययन है? ऑप्शन ए पौधे जीवन, बी मानव जीवन, सी पंछी जीवन और डी पशु जीवन। तो जैसा कि आपको दे रखा है वनस्पति विज्ञान यानी कि पौधे जीवन से संबंधित है, इसलिए पौधे के जीवन का अध्ययन होता है। चलिए बढ़ते हैं हम 25वें नंबर के प्रश्न पर, और ये रहा 25वें नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से पहला गणना करने वाला उपकरण कौन सा है? मुझे लगता है सबको पता होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और वो है आपका ऑप्शन देख लीजिए, ए कैलकुलेटर, बी ट्यूरिंग मशीन, सी पास्क लाइन और डी अबाकस। तो मुझे लगता है सबको पता होगा, सही आंसर है ऑप्शन डी, अबाकस। गणना करने वाला ये उपकरण है अबाकस। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 26वें पे। ये रहा 26वें नंबर का प्रश्न। रिवाल्वर का आविष्कार डैश डैश के द्वारा किया गया था? ए जॉन ब्राउनिंग, बी हेनरी डेरिंगर, सी थियोडोर बर्गमैन और डी सैमुअल कोल्टो। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, सैमुअल कोल्टो। इन्होंने आविष्कार किया था रिवॉल्वर का। चलिए 27वें नंबर का प्रश्न देखिए। 27वें नंबर का प्रश्न, हर्ट्ज की इकाई है? ए दबाव, बी आवृत्ति, सी चक्रों की संख्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आवृत्ति। हर्ट्ज क्या है? आवृत्ति की इकाई है। चलिए 28वें नंबर पे चलते हैं। 28वें नंबर का प्रश्न ये रहा। वायु गतिकी से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए, यह एक विज्ञान है जो शरीर के दर्द के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन बी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी, यह वायु या गैस के प्रवाह में गति का विज्ञान है। और ऑप्शन डी, यह जनन अंगों का विज्ञान है। तो सही आंसर है यह वायु या गैस के प्रवाह में गति का विज्ञान है। ऑप्शन ये सी, ऑप्शन सी, यह वायु या गैस के प्रवाह में गति का विज्ञान है। चलिए 29वें नंबर पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है? ए चार्ल्स बैबेज, बी ली डेफॉरेस्ट, सी जेपी एकर्ट और डी जॉन मैकर्थी। तो सही आंसर है जॉन मैकर्थी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं आज के दिन के 30वें नंबर के प्रश्न पे। 30वें नंबर का प्रश्न ये रहा। क्रोनोग्राफ डैश के लिए प्रयोग किया जाता है? ए नसों के अध्ययन के लिए, नसों का अध्ययन करें, बी रक्तचाप का अध्ययन करें, सी सूर्य के कोरोना का अवलोकन करना और फोटो खींचने के लिए और डी धमनियों का अध्ययन के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य के कोरोना का अवलोकन और फोटो खींचना के लिए प्रयोग किया जाता है क्रोनोग्राफ।
ये वो वाला कोरोना नहीं है। चलिए 31वें नंबर देखिए, 31वां नंबर का प्रश्न ये रहा। मैथ्स का ये प्रश्न है, एक व्यक्ति 400 आमों में से 400 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक व्यक्ति 400 आम खरीदता है, उसमें से 320 बेचता है, उतने पे जितने में इसने 400 रुपये में, मान लीजिए इसने 400 रुपये में 400 आम खरीदे, अभी बेच रहा है 400 में 320, वही कह रहा है ना, 400 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आम बेच रहा है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा 80, क्योंकि 80 तो उसने बेचा नहीं, भागा 320, ये 0 से 0 कट जाएगा, 8 कन्ने 8, 8 चौको 32, यानी 1/4। तो 1/4 इंटू 100, 25 चौको 100, 25 से कन्ने 25, यानी कि उसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा 25%। ऑप्शन सी, जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं 32वें नंबर का प्रश्न। मान ज्ञात कीजिए 1500 प्लस 600 का 30%। तो 1500 प्लस 600 हो गया आपका 2100 इंटू 30 और डिवाइडेड बाई 100। तो 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, 21 गुणे 30, तो हो जाएगा आपका 630, यानी 20 तिहाई 60 और 21 गुणे 3 करें तो 21 तिहाई 63, एक जीरो लगा दीजिए, तो हो जाएगा आपका 630। तो सही आंसर है ऑप्शन ए 630। चलिए बढ़ते हैं 33वें नंबर पे। एक त्रिभुज का परिमाप 600 मीटर है, यदि भुजाओं का अनुपात 12 समानुपाती 13 समानुपाती 15 है तो सबसे लंबी भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए 600 मीटर है, ये हो जाएगा 12 और 13 कितना होगा 25 और 15 40, तो कुल हो गया इनका योग 40। अब क्या कह रहा है, तो सबसे बड़ी लंबी बड़ी भुजा 600/40 और सबसे लंबी है कौन सी 15, तो इससे ये काट दीजिए, 15 चौको 60, अब हो गया 15, तो कितना हो जाएगा 15 हो गया, और सबसे बड़ी लंबी भुजा कितना है 15, तो 15 हम 225। तो सही आंसर है 225, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 34वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल है 24/4, यानी 4 छक्के 24, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हो गया धारा के विरुद्ध इसका हो गया 24/6, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत हो गया 4 किलोमीटर घंटा। अब शांत जल में इसको निकालना है हमें, तो शांत जल में निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू 6 + 4, यानी 6 4 10, तो 5 दूनी 10, ये 10 हो जाएगा तो 5, तो शांत जल में हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या ये ऑप्शन में है? नहीं, ऑप्शन देखिए 3.5 किलोमीटर घंटा, यानी 3.5 किलोमीटर घंटा, ऑप्शन बी 5.5 किलोमीटर घंटा, ऑप्शन सी 6 किलोमीटर घंटा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम 35वें नंबर के प्रश्न पे। अराइज के अक्षरों को शब्द अराइज के अक्षरों को कितने विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है?
तो विविध कर निकालना पड़ेगा हमें। देखिए अराइज में कितने करेक्टर हैं, 5, तब क्या हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 चौको 20, 20 तिहाई 60, 60 दूनी 120 और 120 एकन्ने 120। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 120। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही आसान सा सवाल है ये, जितने करेक्टर रहेंगे उतने से आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। चलिए 36वें नंबर का प्रश्न देखिए। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल डैश होता है। ऑप्शन ए हमेशा एक पूर्णांक, बी हमेशा एक परिमेय संख्या, सी कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय और डी हमेशा एक अपरिमेय संख्या। तो सही आंसर है ऑप्शन डी हमेशा एक अपरिमेय संख्या। जिन लोगों ने भी मार्क किया गया है बिल्कुल करेक्ट है। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या ही होता है। चलिए बढ़ते हैं हम 37वें नंबर के प्रश्न पे। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करिए। देखिए श्रृंखला में अगला पद देखिए, पहले है 10, फिर है 20, फिर है 31, यानी कि 10 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 20 हो गया। 20 में हम 11 जोड़ेंगे, 20 में हम 11 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31। तो 31 में हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ 10 जुड़ा, यहाँ 11 जुड़ा, तो यहाँ 12 जोड़ेंगे। तो 31 में अगर हम 12 को जोड़ते हैं तो 2 1 3 और 3 1 4, 44 हो जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन सी 44। नहीं देखिए 3 हो जाएगा, यहाँ 3, 31 में हम 12 जोड़ते हैं तो 3 और 4, सही आंसर होगा 43 ऑप्शन बी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन बी 43 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 38वें की तरफ। एक बहुभुज की 44 विकर्ण हैं, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 11 हैं 44 हैं, इनमें हम 4 की भाग कर दीजिए, 11 चौको 44, भुजाओं की संख्या हो जाएंगी 11। ऑप्शन सी जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम 39वें नंबर के प्रश्न पे। यदि एक घटना नहीं घटती है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3/4, ऑप्शन बी 0 और ऑप्शन बी 1/2। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 0। यदि कोई घटना नहीं घटती तो उसकी प्रायिकता 0 हो जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 40वां देखिए। दो संख्याओं का अंतर 12 है, उनके वर्गों का अंतर 28 है, संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए दो संख्याओं का योग जो है, दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको आंसर से हमें अपने ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। तो देखिए हम नीचे से ही चेक करेंगे, ज़्यादा समय ना लगते। 14 है, 14 को डिवाइड करिए 2 भागों में, 8 और प्लस 6, तो अंतर कितना हो गया 2 का। संख्याओं का योग कितना है 14। अब उनके वर्गों का अंतर 28 कैसे होगा। देखिए 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64, 6 का वर्ग करेंगे तो 6 6 के 36। अब 64 माइनस 36 करिए तो देखिए कितना है 28। तो सही आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। दो संख्याओं का अंतर 2 है, उनके वर्गों का अंतर 28 है, संख्याओं का योग कितना हो गया 8 + 6 = 14। चलिए बढ़ते हैं हम 41वें नंबर के प्रश्न पे। 1589 मिलीग्राम ग्राम में बदलिए। ग्राम में बदलने के लिए आपको एक अंक छोड़ने के बाद डेसिमल में लगाना पड़ेगा। तो देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन आपके सामने हैं 158.9 ग्राम, ऑप्शन बी 15.89 ग्राम और ऑप्शन सी 0.1589 ग्राम, ऑप्शन डी 1.589 ग्राम। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 1.589 ग्राम।
बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 42वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिससे उसके औसत रन में 2 रन की वृद्धि होती है। 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? देखिए उसने 63 रन बनाए तो औसत रन 2 बढ़ गए, तो कितना हुआ? 12 गुणे 2 करिए तो कुल कितना बढ़ा? 24 रन बढ़ गया। अब 63 माइनस 24 करिए तो कितना हो जाएगा? ये 12 में से 4 गया 9 और 5 में से 2 गया तो 3। तो अब क्या बोल रहा है? एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाया, जिससे उसके औसत रन गति में 2 रन की वृद्धि होती है। 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो देखिए 12वीं पारी से पहले हमने निकाला, 12वीं पारी में 63 बनाया तो उस हिसाब से 12 दूनी 24 रन बढ़े, और उस 24 रन को हम निकाल देते हैं तो उसका आता है 39। तो यानी उसका पहले का जो एवरेज था वो हो गया 39 और 2 रन की वृद्धि हो गई उसके एवरेज में, तो 39 और प्लस 2 कितना हो गया? 41। तो देखिए ऑप्शन में है, जी हाँ, ए 13, बी 39, सी 87 और डी 41। तो सही आंसर है डी 41, बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन डी 41। चलिए बढ़ते हैं हम 43वें नंबर के प्रश्न पे। 7 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 7 दूनी 14 यानी कि 7 लड़कों का कुल औसत आयु के हिसाब से 140 वर्ष हो गया। यदि पहले 6 लड़कों का औसत आयु 19.5 वर्ष है तो 7वें लड़के का कितना वर्ष होगा? तो देखिए अगर पहले 6 वर्ष अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा 19.5 इंटू 6 तो हो जाएगा 117। अब 117 माइनस 140 कर लीजिए तो सही आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन सी 23 वर्ष। 7वें लड़के का जो जन्म हो जाएगा वो हो जाएगा 23 वर्ष। चलिए 44वें नंबर के प्रश्न पे, श्रृंखला में अगली संख्या क्या है? शानदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5, 25, 125। तो देखिए 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? 5 × 5 = 25। 25 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? 25 × 5 = 125। अब 125 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? नहीं, सब में 5 का गुणा होता है। 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 और 125 इंटू 5 कर लीजिए आप, तो हो जाएगा आपका 125 इंटू 5, तो आपका निकल के आ जाएगा 625। चलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं हम 45वें नंबर के प्रश्न पे। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिनों में और 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि एक काम प्रारंभ करता है और दोनों एक के बाद एक वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ऑप्शन ए 12 दिन, ऑप्शन बी 10 दिन, सी 9 दिन और डी 8 दिन। देखिए ए के 1 दिन का कार्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/10। बी के 1 दिन का कार्य हो जाएगा ए 1/15। ठीक है, अब क्या है, दोनों को 1 दिन का कार्य हम निकालें, ए प्लस बी के 1 दिन का कार्य, तो वो हो जाएगा 1/10 और प्लस 1/15। तो इसका इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30 और ऊपर हो जाएगा 10 × 10, 10 × 30 और 15 दूनी 10 × 30 और 15 दूनी 30 यानी कि 5/30। तो 5 × 5 और 5 × 6 = 30। तो ए प्लस बी ए का कार्य निकल के आ जाएगा 6 दिन। 6 दिन हो जाएगा दोनों का कार्य, लेकिन क्या है, दोनों एक एक वैकल्पिक दिन पे छोड़ के काम करते हैं ना, तो जो छोड़े हुए दिन हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 2 क्या हो जाएंगे? 12। तो सही आंसर निकल के आ गया ऑप्शन ए 12।
दोनों एक एक दिन काम करते हैं छोड़ छोड़ के, तो 12 दिनों में कार्य को समाप्त कर डालेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम 46वें नंबर के प्रश्न पे। महेश के पुत्र सुरेश का विवाह सिया से हुआ, जिसकी बहन जिया का विवाह सुरेश के भाई अमर से हुआ। देखिए यहाँ सुरेश है, उसका भाई अमर है, ये सुरेश हो गया, उसका भाई अमर हो गया। अब क्या कह रहा है, सुरेश का विवाह सिया से हुआ, सुरेश का विवाह किससे हो गया, सिया से, सिया से हो गया। यहाँ पे देखिए क्या रहेगा, जिसकी बहन जिया का भाई सुरेश के भाई अमर से हुआ, यानी यहाँ पे जिया हो गई, इसकी शादी जिया से हो गई। यहाँ क्या कह रहा है, महेश के पुत्र सुरेश, यानी महेश सुरेश का क्या है, पिता है, फादर, तो इसका भी फादर हुआ क्योंकि दोनों भाई हैं। यहाँ लिखा है ना सुरेश के भाई अमर। तो अब पूछ रहा है जिया का महेश से क्या संबंध है, जिया का महेश से क्या संबंध है, तो वो हो गया ससुर, ये हो गया बहू, यानी कि ऑप्शन ए जो दिया है ना डॉटर इन लॉ बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं, ऑप्शन ए डॉटर इन लॉ। चलिए हम बढ़ते हैं 47वें नंबर के प्रश्न पे। बीते हुए कल से 1 दिन पहले शनिवार था, यानी बीता हुआ कल क्या था, रविवार हो गया, क्योंकि उससे पहले 1 दिन और पहले क्या था, शनिवार था। तो आने वाले कल के 1 दिन बाद कौन होगा, तो देखिए बीते हुए कल से 1 दिन पहले शनिवार, यानी बीता हुआ कल जो रविवार होगा, तो आज क्या है, आज सोमवार हो जाएगा। तो आने वाले कल के 1 दिन बनिए, कल क्या आएगा, मंगलवार, उसके 1 दिन बाद क्या होगा, तो बुधवार। तो सही आंसर है ऑप्शन ए बुधवार। बीते हुए कल से 1 दिन पहले शनिवार था, तो आने वाले 1 दिन के कल के बाद कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। शांत मन से सोचेंगे तो बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो सकता है। चलिए हम बढ़ते हैं 48वें नंबर के प्रश्न पे। निम्नलिखित में से सही विकल्प ज्ञात कीजिए जिसका संबंध मछली स्कूल के समान ही है। देखिए हाथी जंगल में रहती है, मछली क्या है, स्कूल में नहीं रहती। हाथी जंगल में रहता है, सही है। भेड़िया गाय फार्म में रहता है, ये भी करेक्ट है। हार्ड मोर में रहता है, सही है। तो सही आंसर क्या है, भेड़िया पैक। भेड़िया को पैक नहीं किया जा सकता, भेड़िया पैक सही आंसर। देखिए जैसे मछली स्कूल में नहीं रह सकती, वैसे भेड़िया पैक में नहीं रह सकता, तो इसलिए बिल्कुल करेक्ट है भेड़िया पैक। और हाथी जंगल में रहता है, गाय फार्म में रहती है, मोर हेड में रहता है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी भेड़िया पैक। 49वें नंबर के प्रश्न को देखिए। जूतों की एक जोड़ी में हमेशा डैश होते हैं, ऑप्शन क्या है, ए फीते, बी चमड़ा, सी तलवे और डी पट्टा। देखिए जूते में फीता होता भी है और नहीं भी होता है, किसी किसी जूते में नहीं होता। चमड़ा जरूरी नहीं है कि हर जूता चमड़े का ही हो। पट्टा जरूरी नहीं है चमड़े में पट्टा, ये जूते में पट्टा हो, जूतों में पट्टा होता ही नहीं है। तलवा, तलवा जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं शोल, जूते का शोल जो हम बोलते हैं ना तलवा, वो हर जूते में होना है। तलवा होता ही है हर जूते में, इसलिए सही आंसर सी तलवे, शोल जिसको हम लोग बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट है आपके ऑप्शन सी। चलिए आज के दिन का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। DEF2 DE2F2 डैश DEF क्रम को पूरा कीजिए। तो देखिए DEF है, फिर DEF2 है, फिर DE2F2, तो अब क्या हो जाएगा D2E2F2। तो देखिए क्या ये ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी D2E2F2, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। आशा करूँगा ये समझ में आया होगा। चैप्टर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपके प्रश्न में ये मददगार होगा, बिल्कुल आपके कोई आने वाले एग्जाम्स के लिए मददगार ये सेशन होने वाला है। तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन शाम 7 बजे। जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।